योगेश जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें अपने इकलौते बेटे राजेश की शादी के लिए लड़की देखने जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी कि योगेश जी के खास दोस्त महेश जी आते हैं और बताते हैं कि जिस लड़की प्रीति को तुम देखने जा रहे हो उसके पिताजी तो काम पर जाते ही नहीं है, दिन भर शराब के नशे में घर पर रहते हैं। सारा घर का खर्च तो प्रीति और उसकी छोटी बहन मालती ट्यूशन पढ़ाकर चलाती है। तो इस बात से योगेश जी गुस्सा हो जाते हैं। जिस रिश्तेदार ने उन्हें प्रीति के बारे में बताया था उनको फोन करके बात करते हैं। कहते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि प्रीति के पिताजी का काम बंद हो गया और दिन भर घर में शराब पीकर पड़े रहते हैं। आपने तो बताया कि प्रीति के पिताजी की कूलर बनाने की फैक्ट्री है लेकिन वह तो अब बंद पड़ी है। तो रिश्तेदार कहता है कि उनकी कोई बैंक की लोन की किस्त बाकी थी, इसलिए बैंक वालों ने फैक्ट्री को सील कर दिया। जैसे ही किस्त चुकता हो जाएगी तो फिर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन योगेश जी को रिश्तेदार की झूठ पर बहुत गुस्सा आया। वह प्रीति को देखने नहीं जाते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार को साफ साफ कह दिया, हमें ऐसे खानदान में अपने बेटे की शादी नहीं करनी जहां शराब पी जाती है, जिस खानदान की बिटिया घर का खर्च चलाती है। जब यह बात प्रीति के घर वालों को मालूम पड़ती है तो घर में मातम सा छा जाता है। प्रीति अपने पिता से कहती है, पिताजी आपकी वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो रही है, आप शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते। पिताजी कहते हैं, जिस लड़के को अच्छी लड़की से शादी करनी है तो वह पिताजी, माताजी और खानदान को नहीं देखता। इस पर प्रीति मनमोज कर रह जाती है। जो सामान लड़के वालों के खिलाने पिलाने के लिए लाए थे उनको देखकर आंखों में आंसू निकल जाते हैं। इधर योगेश जी अपनी जान के रिश्तेदारों को राजेश की शादी के लिए अच्छे खानदान की लड़की बताने को कहते हैं। एक दिन योगेश जी को उनके दोस्त आकर कहते हैं कि हमारी जानकारी में एक लड़की है जिसका नाम रक्षा है, वह पास के ही शहर में रहती है। उसके पिता भानु प्रताप जी की शहर में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है, अच्छा खानदान है और शादी भी धूमधाम से करेंगे। अगर आप कहो तो राजेश की रिश्ते की बात चलाए। इस पर योगेश जी कहते हैं कि मैं राजेश से बात करता हूँ। राजेश एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करता है। राजेश को रक्षा की फोटो और बायोडाटा बताया जाता है तो राजेश लड़की को देखने को राजी हो जाता है। राजेश को लेकर रक्षा को देखने के लिए पास के शहर में जाते हैं तो योगेश जी रक्षा के घर परिवार को देखकर बहुत खुश होते हैं। रक्षा के पिता का शहर में अच्छा नाम होता है। रक्षा को राजेश और राजेश को रक्षा पसंद आ जाती है। शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सही समय पर राजेश और रक्षा की शादी हो जाती है। योगेश जी बहुत खुश होते हैं कि मेरे इकलौते बेटे की शादी अच्छे खानदान में हो गई। लेकिन योगेश जी की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती। जैसे ही शादी के बाद रक्षा घर में आती है तो मालूम पड़ता है कि रक्षा को तो खाना बनाना आता ही नहीं। इस बात पर योगेश जी रक्षा को कहते हैं, बहू तुम खाना बनाना सीख जाओ। तो इस बात पर रक्षा कहती है कि हमारे घर में खाना बनाने वाली आती है, आप खाना बनाने वाली रख लो। तो इस बात पर योगेश जी और राकेश कहते हैं कि हम नौकरों के हाथ का खाना रोज रोज नहीं खा सकते। योगेश जी रक्षा को कहते हैं कि राजेश की माँ कहती थी कि अगर घर में कोई औरत हो और घर वाले नौकर के हाथ का खाना खाए तो उस खाने से शरीर में बीमारियां पैदा होती है। इसलिए मैं और राजेश अपना खाना खुद ही बनाते हैं। कभी कोई जल्दी हो तभी बाजार का खाना खाते हैं। तो इस बात पर रक्षा गुस्सा होकर कहती है कि मैं जिस खानदान की हूँ उस खानदान में घर का पूरा काम नौकर चाकर करते हैं। इस बात पर योगेश जी बहुत दुखी होते हैं। अब रक्षा के लिए भी खाना योगेश जी और राकेश को बनाना पड़ता है। घर का कोई भी काम रक्षा नहीं करती थी। योगेश जी ने कपड़े धोने, झाड़ू बर्तन के लिए नौकर को रखा था। शादी के बाद कुछ दिन तो शांति से निकल जाते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है तो रक्षा की बुराइयां राजेश और योगेश जी को मालूम पड़ती है। शादी के बाद कुछ दिन तो शांति से निकल जाते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है तो रक्षा की बुराइयां राजेश और योगेश जी को मालूम पड़ती है। रक्षा बात बात पर अपने मायके का बखान कर सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, जिससे राजेश काफी तनाव में रहता था। एक दिन तो रक्षा ने हद ही कर दी। राजेश के सामने राजेश के पिताजी को बाजार से सामान नहीं लाने पर डांटने लगी। रक्षा जब भी मायके जाती तो सिर्फ राजेश को कहकर चली जाती थी, योगेश जी से भी जाने की इजाजत नहीं लेती। जब भी घर में कोई भी रिश्तेदार आते थे तो उनकी आवभगत नहीं करती थी। जो रिश्तेदार उसके मायके से आते थे उन्हीं की आवभगत करती थी। इससे योगेश जी की समाज में बदनामी होने लग गई, क्योंकि योगेश जी ने राजेश की शादी के वक्त सबको बताया था कि हम बड़े खानदान की बेटी से शादी कर रहे हैं। लेकिन रक्षा के व्यवहार से योगेश जी की इज्जत धूमिल होने लगी।
एक बार राजेश ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और योगेश जी अपने दोस्तों से मिलने गए हुए थे, लेकिन दोस्त के नहीं मिलने से योगेश जी जल्दी से घर आ जाते हैं। तो जैसे दरवाजे की बेल बजाते हैं तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। काफी बेल बजाने के बाद रक्षा को फोन लगाते हैं तो काफी समय बाद रक्षा फोन उठाती है, कहती है अभी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। जैसे रक्षा दरवाजा खोलती है तो अंदर से कोई नौजवान बाहर आता है। यह देखकर योगेश जी चौंक जाते हैं और रक्षा से पूछते हैं कि यह कौन है। पहले तो रक्षा घबराती है, फिर कहती है कि यह मेरी सहेली का भाई मोहित है, यह मुझसे मिलने आया है। यह सुनकर योगेश जी बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं आइंदा से तुमने इस घर में गलत हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर गुस्से में रक्षा तिलमिलाकर कहती है पापा जी आप अपनी औकात में रहे, ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छेड़छाड़ के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। यह सुनकर योगेश जी सहम जाते हैं। योगेश जी सब समझ जाते हैं। वह बदनामी की वजह से रक्षा से कुछ नहीं कहते हैं और राजेश को भी कुछ नहीं बताते। अब योगेश जी पछताते हैं कि मैंने प्रीति जैसी समझदार लड़की को इस कारण शादी करने से मना कर दिया कि उसका खानदान अच्छा नहीं था। लेकिन योगेश जी को मालूम पड़ता है कि प्रीति की नौकरी सरकारी विभाग में अच्छी पोस्ट पर लगने से उसने अपने पिताजी की फैक्ट्री की लोन चुकाकर दोबारा से फैक्ट्री शुरू करवा दी है। आज योगेश जी सोचते हैं काश मैंने प्रीति के गुण देखकर राजेश की शादी की होती तो राजेश की पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। रक्षा को अब खुली छूट मिल जाती है। वह राजेश के जाते ही किसी न किसी बहाने से मोहित से मिलती थी। योगेश जी रक्षा को समझाते हैं कि बहू तुम जो कर रही हो वह अच्छा नहीं है, अगर राजेश को मालूम पड़ेगा तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो रक्षा कहती थी कि अगर राजेश को मालूम भी पड़ जाएगा और मुझे तलाक भी देना चाहेगा तो भी मैं राजेश को तलाक नहीं दूंगी और अपने प्रेमी मोहित से मिलती रहूंगी। मैं मोहित को शादी से पहले ही प्यार करती थी, लेकिन पिताजी शादी के खिलाफ थे। इस बात से योगेश जी इतना दुखी हो जाते हैं और रक्षा के क्रूर व्यवहार से इतना सहम जाते हैं कि राजेश को कहते हैं बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मेरा मन घर में नहीं लगता है, मैं दिन भर बैठा बैठा ऊब जाता हूँ। यह सुनकर राजेश चौंक जाता है कि पिताजी ने आज तक वृद्धाश्रम जाने की बात नहीं की। मेरी शादी होने के बाद पिताजी घर छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। राजेश कहता है पिताजी मेरे होते हुए वृद्धाश्रम नहीं जाओगे। लेकिन योगेश जी राजेश को कहते हैं कि बेटा मैं वृद्धाश्रम जाऊंगा, वहां मेरी उम्र के बहुत लोग होंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम मुझसे कभी कभी मिलने भी आ जाना। तो इस बात पर राजेश पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ाता है। योगेश जी पछताते हैं कि काश मैंने राजेश की शादी से पहले लड़की का खानदान नहीं उसके गुण देखे होते तो आज मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता। शादी लड़की से करते हैं खानदान से नहीं, इसलिए जब भी शादी करो लड़की का खानदान नहीं लड़की के गुण देखने चाहिए।